नमस्कार, वो ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। इसके बाद उसने अल्फांसे के होटल के पता लिखकर राह चलते एक व्यक्ति को पकड़ा। बांग्लादेश की मुद्रा में 5 का नोट उसे देकर उसने वो पत्र शाहजहां होटल में पहुंचाने का अनुरोध किया। वो व्यक्ति तुरंत तैयार हो गया। विजय फिर बंगले की निगरानी करने लगा, लेकिन उसके साथ ही उसके दिमाग भी तेजी से काम कर रहा था। बंगले के बाहर खड़े वाहन इस बात के द्योतक थे कि वे लोग अभी भी बंगले में हैं, लेकिन उससे ये भी खतरा था कि बंगले के पीछे भी कोई मार्ग ना हो। दोनों ओर की निगरानी करना उस स्थिति में उसके लिए मुश्किल था। इधर उधर टहलते हुए ऊबने की बजाय वो कुछ करने की सोच रहा था, और फिर एक तरकीब उसकी समझ में आई। सावधानी से निगरानी करते रहने की बजाय उसने प्रकट रूप से निगरानी करना अधिक उपयुक्त समझा। उसका अनुमान था कि शायद उसकी इस हरकत से अंदर वाले कुछ घबरा जाएं और ऐसी हरकत कर बैठें जिससे उसे शहबाज की दिशा में अग्रसर होने का अवसर मिले। उसने इस ढंग से निगरानी शुरू की कि बंगले के भीतर के व्यक्तियों को उस पर संदेह हो जाए। लेकिन कई घंटे बीत गए, न अल्फांसे की ओर से ही कोई सूचना आई और न बंगले के भीतर कोई हलचल दिखाई दी। अल्फांसे के बारे में तो उसने सोच लिया था कि वो राहगीर 5 रुपए के साथ वो पत्र भी पी गया होगा, लेकिन बंगले में एकत्रित आदमियों के संबंध में वो कोई निर्णय नहीं ले सका। अंदर इतने आदमी थे, लेकिन ऐसा सन्नाटा लगता था मानो अंदर कोई है ही नहीं। विजय इसी आशा में चक्कर लगाए जा रहा था कि हबीब कभी तो बंगले से बाहर निकलेगा, और तभी किसी अज्ञात शक्ति ने उसे खतरे का आभास दिलाया। यूं आसपास कई ऊंची इमारतों की बिजलियां चमक रही थीं, किंतु उस क्षेत्र में सन्नाटा ही था। सड़क के किनारे से पेड़ों के कारण अंधेरे के साथ साथ सन्नाटा भी कुछ अधिक गहरा लगता था। और विजय अभी इधर उधर देख ही रहा था कि एक पेड़ के पीछे से 2 व्यक्ति उसकी ओर झपटे। विजय अभी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वे कौन हो सकते हैं। दोनों उसके निकट आ गए और उनमें से एक ने उसकी पसलियों से पिस्तौल सटाते हुए कहा, कोई भी हरकत की तो गोली जिस्म से पार हो जाएगी। ये इकराम था। तभी 3 व्यक्ति और आ गए। विजय इकराम के साथ हबीब को देखकर संतुष्ट हुआ कि उसकी योजना की बंगले के भीतर कुछ तो प्रतिक्रिया हुई है। वो शहबाज की खोज में आगे बढ़ने के लिए 20-25 व्यक्तियों के बीच अकेला घुसने का खतरा उठाने को तैयार था। उसने किसी साधारण व्यक्ति की तरह बौखलाए स्वर में कहा, कौन हो तुम लोग? खामोशी से चलते रहो, हबीब ने उसे सड़क की ओर धकेलते हुए कहा। मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम ले लो, विजय बोला। चुपचाप चलो, हबीब घुर्राया। विजय ने कोई विरोध नहीं किया। उन लोगों ने उसे अपने बीच में लिए हुए तेजी से सड़क पार की। आसपास के किसी व्यक्ति को पता नहीं चला कि क्या हो गया है, और वे लोग विजय के साथ बंगले में घुस गए। जितनी जल्दी और आसानी से ये काम हो गया, उसकी संभावना उनमें से किसी को भी नहीं थी। विजय को बंगले के पीछे हॉल के निकट वाले कमरे में ले जाया गया। डॉक्टर खान उस कमरे की ओर रवाना हुआ और बाकी लोग अपने अपने वाहनों में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गए। जब तक डॉक्टर खान वहां पहुंचा, तब तक हबीब और इकराम अपने साथियों की मदद से विजय के हाथ पीठ पर बांध चुके थे। विजय उन सबके चेहरों को अपने मस्तिष्क में बिठाने की कोशिश कर रहा था, ताकि दोबारा देखने पर तुरंत पहचान सके। डॉक्टर खान ने विजय की तलाशी ली। पिस्तौल, चाकू और मुड़े हुए तारों सहित चाबियों के गुच्छे के अतिरिक्त और भी सामान निकला, लेकिन सामानों में से ऐसी कोई चीज नहीं निकली जिससे विजय के बारे में कुछ जाना जा सकता। डॉक्टर खान के आदेश पर हबीब और इकराम को छोड़कर बाकी 3 व्यक्ति भी अपने हथियार वापस देकर वहां से चले गए। विजय का सामान एक छोटी मेज पर रखा हुआ था। जब उस सामान को टटोलने के बाद भी इस आदमी के बारे में डॉक्टर खान कुछ ना जान सका, तो उसने उसी से पूछा, कौन हो तुम? एक आदमी, विजय ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। अगर मेरी बात का जवाब सही ढंग से नहीं दिया तो तुम्हें आदमी से जानवर बनाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो तुम आदमी से जानवर बनाते हो? मैं भी कितना मूर्ख था कि समझ रहा था कि तुम जानवर को आदमी बनाने वाले डॉक्टर हो। यही समझकर मैं तुमसे मिलना चाहता था कि मेरे गधे को जरा आदमी बना देते। पट्टा घाट का नाम सुनते ही दुलत्ती झाड़ने लगता है।
डॉक्टर खान ने एक जोरदार थप्पड़ विजय के मुंह पर रसीद किया, किंतु विजय को मुस्कुराता देखकर डॉक्टर का क्रोध और अधिक भड़क उठा। उसने एक थप्पड़ और मारा, पहले से भी अधिक शक्ति के साथ। विजय मुस्कुराकर बोला, लगता है बहुत दिन से खाना नहीं खाया है, झापड़ मार रहे हो या मक्खी उड़ा रहे हो? सुनकर हबीब और इकराम बरबसी हंस पड़े। डॉक्टर खान का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। विजय ने और लुकमा चढ़ा, अगर मेरे हाथ खुले होते तो मैं तुम्हें बताता कि झापड़ कैसे मारा जाता है। आदमी की गर्दन अगर एक झापड़ में टेढ़ी न हो जाए तब तक क्या मजा आया। हबीब और इकराम और भी जोर से हंस पड़े। डॉक्टर खान ने उन्हें घूर कर देखा और वे सक पकाकर खामोश हो गए। डॉक्टर खान का व्यक्तित्व अवश्य रौवीला था, शरीर भी कुछ फूला हुआ था, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि जितनी होनी चाहिए थी। वो विजय की आंखों में झांकता हुआ बोला, तो तुम्हारा नाम विजय है? गलत, विजय ने कहा, वो तो अभी डब्बे में बंद है। मेरा नाम अशरफ है। बंगले की निगरानी क्यों कर रहे थे? गलत, मैं बंगले की नहीं, बंगले में रहने वालों की निगरानी कर रहा था। क्यों? अब डॉक्टर अगर ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछोगे तो अपनी तबीयत कोफ्त हो जाएगी। विजय आराम से बोला, अब जैसे यही मूर्खतापूर्ण सवाल है कि निगरानी क्यों कर रहा था। पहले आदमी निगरानी क्यों की जा सकती है, और फिर जब तुम थोड़ा बहुत मेरे बारे में और मैं थोड़ा बहुत तुम्हारे बारे में जानता हूं तो फिर इस प्रकार के सवाल तो करने ही नहीं चाहिए। हबीब और इकराम के लिए अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर विजय ने फिर एक मजाक की बात करी। बोला, तुम जानते हो कि मैं जासूस हूं, मगर जो तुम समझ रहे हो वो नहीं, बल्कि दूसरा। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। अब अगर ये जानने के बाद भी हम बेकार के चूहे बिल्ली के खेल में वक्त बर्बाद करने की बजाय अगर सीधी बात करें तो उपयुक्त होगा। अगर सवाल पूछने की तमीज तुम्हें नहीं है तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें मुझसे क्या सवाल करने चाहिए। क्यों प्यारे, ठीक कह रहा हूं ना? अंतिम वाक्य उसने इकराम की ओर देखकर कहा था, लेकिन इकराम उसकी ओर से दृष्टि हटाकर डॉक्टर की ओर देख रहा था। डॉक्टर ने इस तरह का आदमी अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था, जो फंसा होने के बावजूद भी इतने आराम से बातचीत कर सके। अपने दो आदमियों के सामने जो किरकिरी हो रही थी उससे वो अलग परेशान था। अपने स्वर को सख्त बनाते हुए उसने धमकी दी, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम्हारे सर पर मौत नाच रही है। मेरी खोपड़ी को क्या बॉलरूम समझ रखा है जो यहां नाच होगा? विजय ने पहलू बदल कर कहा, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि तुम्हारी खोपड़ी के सारे दरवाजे बंद हैं। वैसे भी अक्ल की बात के लिए तो अंदर आना मना है। क्या साइन बोर्ड टांग रखा है तुमने? भले आदमी की तरह बैठकर बात करना तुम्हारे लिए ज्यादा सेहतमंद रहेगा। तुम्हारी सेहत मैं अभी बनाता हूं, डॉक्टर ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद विजय ने हबीब और इकराम की ओर देखकर कहा, डॉक्टर के भेजे पर कुछ ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई लगती है, लेकिन तुम्हें एक अक्ल की बात बताता हूं। ये जो खिलौने हाथ में पकड़े हुए हैं, गलती से इनकी लुबलुबी न दब जाए। मैं तो खैर मर ही जाऊंगा, मगर इनसे होने वाला शोर यहाँ बहुत से आदमियों को खींच लाएगा। वैसे भी ये तुम्हें मालूम ही है कि यहाँ की सरकार तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। लो, तो इन्हें जेब में रख लें? हबीब ने पूछा। यही कहना चाहता हूं, विजय बोला। इनकी जगह चाकू हाथ में ले लो। तुम्हें मालूम ही होगा कि चाकू बड़ी खामोशी से काम कर देता है। वे दोनों विस्मित से विजय की ओर देखते रहे। आखिर कैसा है ये आदमी जो अपनी मौत से लापरवाह होकर उन्हें ये तरीके बता रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर लौट कर आया तो उसके हाथ में काले रंग का आपनूस का डंडा था। आते ही उसने पूरी शक्ति से डंडा विजय के मारा। चोट बांह पर लगी और हड्डी झंझना उठी। बड़ी कारीगरी से अपनी पीड़ा को दबाने की कोशिश करते हुए वो मुस्कुराकर बोला, हाँ, अब हुआ असर। कम से कम ऐसी चोट तो पड़नी चाहिए। डॉक्टर को आशा नहीं थी कि इस बार भी विजय उसी प्रकार निश्चिंत रहेगा। उसे विश्वास था कि एक डंडा पड़ते ही विजय सही रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन विश्वास गलत होते देखकर
वो और भी बौखला गया। वो अपने हाथ में पकड़े डंडे को इस प्रकार देखने लगा जैसे जानना चाहता हो कि वो डंडा ही है या तिनका। तभी इकराम ने कहा, डॉक्टर साहब आप हमें हुक्म दीजिए, हम अभी इस आदमी का भुर्ता बना देते हैं। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में।